हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एगर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लाए बाबू। ठीक है, याद रखिएगा, इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक का हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न उठाएं, जो कि अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बिहार के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा हो जाएगा, चाहे बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये सेट जरूर देखेगा। ठीक है, और बिहार पुलिस के लिए तो एकदम रामबाण साबित हुआ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्लम की उपाधि धारण की थी? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्लम की उपाधि धारण की थी? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पहले तो याद रखिएगा महामल्लम की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि धारण किया था? तो याद रखना, महामल की उपाधि धारण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है, और याद रखिएगा, एक किस वंश के से थे? बताइएगा, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन किस वंश के शासक था? तो याद रखना, पल्लव वंश के शासक था। किस वंश के शासक था? तो याद रखना, पल्लव वंश के शासक था। ठीक है, याद रखना, पल्लव वंश के शासक था। ठीक है, और एग्जाम में अगर पूछा जाए पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमेशा याद रखें, सिंह विष्णु को बाबू। ठीक है, सिंह विष्णु को पल्लव वंश के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और पूछा जाए पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? याद रखना है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम थी, यानी पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है, और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महाबलीपुरम में स्थित है कौन सा मंदिर, जो निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने? महाबलीपुरम में स्थित जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना है, महाबलीपुरम मंदिर, यानी कि एकाश्वक मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है, एकाश्वक मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो हमेशा याद रखना है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना, महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम में बाबू। ठीक, याद रखना, महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, और एग्जाम में अगर बात किया जाए कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी किसने किया था? याद रखना हमेशा बाबू, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना, कांची में स्थित है। ठीक है, कांची में स्थित है, यानी कि इसकी राजधानी में स्थित है, पल्लव वंश की राजधानी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? बताइएगा, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो बताइएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए बाबू, ये सभी बिहार पुलिस के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये सब प्रश्न बिहार पुलिस के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार के सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, बिहार दरोगा जो भी देते हैं उनको लिए भी अति ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आप, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए कि गुप्त काल या गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमेशा याद रखना, श्री गुप्त को। ठीक है, श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक या गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, श्री गुप्त को। ठीक है, हमेशा याद रखना बाबू, श्री गुप्त को। ठीक है, श्री गुप्त को माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना हमेशा श्री गुप्त को। ठीक है, श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? ये एग्जाम में पूछा जाए कि गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन था? तो हमेशा याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, याद रखिएगा, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम थे बाबू। ठीक, याद रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिसने बाबू याद रखना, इसने बाबू याद रखना महाधीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जहां में पूछा है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और पूछा जाए चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश से थे? तो याद रखना, गुप्त वंश से थे। ठीक है, याद रखना। और पूछा जाए गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? पूछा जाए गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखना, हमेशा चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत किया था बाबू। ठीक है, याद रखना। और याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को
एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता बाबू, समुद्रगुप्त को याद रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखना है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा यूनानी शासक मिनाडर को पराजित किया था, बताइएगा यूनानी शासक मिनाडर को किसने पराजित किया था। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, चलिए बताइए सभी लोग जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, पुष्यमित्र संगु ने, ठीक है, ये याद रखना है पुष्यमित्र संगु ने, ठीक है। पुष्यमित्र संगु ने बाबू याद रखना है यूनान का शासक मिनांडर को क्या क्या था, पराजित किया था, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और पूछा जाए पुष्यमित्र संगु किस वंश से थे, तो याद रखना है संगु वंश से थे बाबू, ठीक है, संगु वंश से थे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि पुष्यमित्र संगु किस वंश से थे, तो याद रखना संगु वंश से थे, ठीक है, याद रखना संगु वंश से थे। और पूछा जाए संगु वंश का की राजधानी कहाँ था, तो याद रखना है संगु वंश की राजधानी विदिशा था, ठीक है। संगु वंश की राजधानी कहाँ था, तो याद रखना हमेशा विदिशा था, ठीक है। विदिशा किसकी राजधानी थी, तो याद रखना संगु वंश की राजधानी थी। एग्जाम में पूछा जाता बाबू कि विदिशा किसकी राजधानी थी, तो हमेशा याद रखना संगु वंश की राजधानी थी, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए संगु वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति, याद रखना हमेशा देवभूति, देवभूति संगु वंश का कौन था, अंतिम शासक था बाबू, ठीक है। देवभूति को संगु वंश का अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है, याद रखना ये सब याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। और पूछा जाए कि पतंजलि पतंजलि किसके सभा में रहते थे, बताइएगा पतंजलि किसके सभा में रहते थे, तो हमेशा याद रखना पतंजलि जी किसके सभा में रहते थे, तो हमेशा याद रखना पुष्यमित्र संगु के सभा में, ठीक है। पतंजलि किसके सभा में रहते थे, तो याद रखना हम पुष्यमित्र संगु के संगु के सभा में रहते थे, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू की चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सब सभी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो हमेशा देखा 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं आप उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और पूछा जाए चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश के संस्थापक थे, तो हमेशा तक ना मौर्य वंश के संस्थापक थे बाबू, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता, तो चंद्रगुप्त को माना जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, याद रखना है इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, ठीक है, 345 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था बाबू, ठीक है, याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। और पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो याद रखना 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में बाबू याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है, ये याद रखना है, ये सब प्रश्न बाबू एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थी, तो हमेशा याद रखना है किस धर्म के थे, तो हमेशा याद रखना है जैन धर्म के बाबू, ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, याद रखना है जैन धर्म के अनुयायी थे, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो बताइएगा किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो सभी लोग बताइएगा बाबू, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा। पहले जान लीजिएगा वेद कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा याद रखना 4 प्रकार का वेद होता है बाबू। कौन कौन होता है, तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, आप लोग जान चुके हैं अथर्ववेद हो गया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सामवेद किससे संबंधित है, तो याद रखना संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो याद रखना तंत्र मंत्र से पूछा जाए, तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन है, तो याद रखना है अथर्ववेद हो जाएगा। यानी कि जादू टोना से कौन से संबंधित है, याद रखना अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अथर्ववेद में बाबू याद रखना है, अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की करता है, ठीक है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें बाबू कन्याओं की जन्म की निंदा भी करता है ये वेद बाबू, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्ति किया था, तो बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्ति किया था, तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो,
सभी लोग बताइएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इबन बतूता हो जाएगा, इबन बतूता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इबन बतूता के द्वारा एक ठो पुस्तक लिखा गया था बाबू, ठीक है। कौन सा नाम है बताइएगा। इबन बतूता द्वारा कौन सी पुस्तक का रचना किया गया था, तो हमेशा याद रखना रेहला बाबू, ठीक है। रेहला नामक पुस्तक का रचना किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा रेहला नामक पुस्तक का रचना किसने किया था, तो इबन बतूता ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि इबन बतूता भारत कब आया था, किसके समय आया था बताइएगा। इबन बतूता भारत किसके समय आया था, तो याद रखना बाबू इबन बतूता भारत किसके समय आया था, तो हमेशा याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। याद रखिएगा ये सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था बाबू, याद रखना। भारत एग्जाम में पूछा जाए कि इबन बतूता भारत किसके समय आया था, तो हमेशा रखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। और बताइएगा ये कहाँ के निवासी थे, यानी इबन बतूता कहाँ के निवासी थे, तो हमेशा रखना मोरक्को के निवासी थे, तो बाबू, ठीक है। मोरक्को के निवासी थे, हमेशा रखना इबन बतूता कहाँ के निवासी थे, तो मोरक्को के निवासी थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जो अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि दिए गए प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा दिए गए प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, जवाब दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो पहला क्या है कि दीवान एक खैरात फिरोज शाह तुगलक जी, गलत बात है बाबू, एक गलत बाबू, ठीक है। याद रखिएगा एक गलत बात है, ठीक है। यही गलत बात है कि क्या करा दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यही जो है जो कि सुमेलित नहीं है। और दीवाने ए अर्ज बलबन ये सही है बाबू। और अगला क्या है दीवाने ए कोही मोहम्मद कि मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। दीवाने ए मुस्तम खराज यानी कि फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था, तो बताइएगा अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से नियुक्त किया था, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1562 ईस्वी में, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से नियुक्त किया था, मुक्त किया था, तो हमेशा रखना 1562 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिए 1562 ईस्वी में हरमदल से नियुक्त किया मुक्त किया था। और पूछा जाए एग्जाम में बाबू, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए दास प्रथा का अंत कब हुआ था, दास प्रथा का पहले अंत किसने किया था, दास प्रथा का अंत किसने किया था, दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो हमेशा याद रखना बाबू यानी कि अकबर ने ही दास प्रथा का अंत किया था बाबू। कब किया था, याद रखना 562 ईस्वी में ही, 1562 ईस्वी में ही, ठीक है। 1562 ईस्वी में ही दास प्रथा का क्या किया था, अंत किया था बाबू, ठीक है। याद रखना एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, यानी अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो याद रखना 1556 ईस्वी में, ठीक है। 1556 ईस्वी में यानी कि अकबर के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। और पूछा जाए एग्जाम में कि अकबर के द्वारा एग्जाम में पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखना 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अकबर के द्वारा हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ा गया था बाबू, ठीक है। याद रखना अकबर के द्वारा कब लड़ा गया था हल्दी घाटी की लड़ाई, याद रखना 1576 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाए अकबर ने बिहार प्रांत को कब जीता था, एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर ने बिहार प्रांत को कब जीता था, तो हमेशा रखना 1574 से 75 ईस्वी में, ठीक है। 1574 से 75 ईस्वी में कि अकबर ने बिहार प्रांत को जीता था बाबू, ठीक है। याद रखना बिहार प्रांत को किसने जीता था, एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है कि बिहार प्रांत को किसने जीता था, तो अकबर ने जीता था। कि कब जीता था, तो याद रखना 1574 से 75 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, बताइएगा किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो बताइएगा सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो जवाब दीजिए, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि किसके शासनकाल में बंगाल का भारत का स्वर्ग कहा जाता था, तो हमेशा रखना अलवर्दी खां के शासनकाल में बाबू, ठीक है। अलीवर्दी खां के शासनकाल में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलीवर्दी खां कौन थे बताइएगा बाबू,
पहले एग्जाम में पूछा जाए कि अलीवर्दी खां बंगाल का शासक कब बना। अलीवर्दी खां बंगाल का शासक कब बना था, तो याद रखना 1740 ईस्वी में, ठीक है। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बताइएगा अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था, तो हमेशा याद रखना है सिराजुद्दौला था बाबू, ठीक है। सिराजुद्दौला था, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला जुदौला था। यानी कि अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखना सिराजुद्दौला था। ये सब प्रश्न बाबू एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था, तो याद रखना बाबू हमेशा याद रखना अलीवर्दी खां के समय ही हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में, ठीक है। 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अलीवर्दी खां के समय ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था बाबू, ठीक है। लेकिन याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए अलीवर्दी खां हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगले प्रश्न क्या करा, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। याद रखें वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के पद पर कब से कब तक रहा था, तो हमेशा रखना 1774 ईस्वी से 1774 ईस्वी से 85 तक, ठीक है। 1785 तक रहे थे, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के पद पर कब से कब तक रहा था, तो हमेशा रखना 1774 से 85 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। याद रखना, याद रखिएगा इसी के समय बाबू, ठीक है, इसी वारेन हेस्टिंग के समय ही याद रखना द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जाए द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1784 ईस्वी में, इन्हीं के समय बाबू, ठीक है, इन्हीं के समय हुआ था, याद रखिएगा इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के समय बाबू पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। इन्हीं के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो याद रखना 1784 में ही, ठीक है। 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। किसके समय, तो वारेन हेस्टिंग के समय पारित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू कि बंगाल का विभाजन प्रभावी लागू हुआ था। बताइएगा बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, बताइएगा कब लागू हुआ था, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सब लोग बताइए, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ठीक याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन प्रभावी लागू कब हुआ था, तो याद रखें 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन की घोषणा कब किया गया था, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो हमेशा रखना 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, ठीक है। 1905 ईस्वी को घोषणा किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। लागू कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था, तो हमेशा याद रखना बंगाल विभाजन की घोषणा यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पूछा जाए कि यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय यानी कि सिंचाई आयोग की स्थापना कब हुआ था, बताइएगा। लॉर्ड सिंचाई आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1901 ईस्वी में, ठीक है। 1901 ईस्वी में ही सिंचाई आयोग की स्थापना हुआ था, यानी कि किसके समय, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन के ही समय हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा पुलिस आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1902 में, ठीक है। 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुआ था, किसके समय, लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था, ठीक है। यानी कि पुलिस आयोग की स्थापना किसके समय हुआ था, तो याद रखना यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था कब, याद रखना 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में बाबू लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था बाबू, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किसके समय किया गया था, तो हमेशा याद रखना लॉर्ड कर्जन के समय किया था। कब किया गया था, याद रखना 1904 ईस्वी में किया गया था। और पूछा जाए कि पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान कब खोला गया था, यानी पूछा जाए पूसा कृषि अनुसंधान संस्था कब खोला गया था, तो याद रखना 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में पूसा कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया था, किसके समय, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन के समय सब खोला गया था बाबू, ठीक है। ये सब जितना भी बताएं इसको नोट पॉइंट कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो
अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, बताइएगा भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, बिहार से होगा कि उड़ीसा से होगा कि पंजाब से होगा कि झारखंड से होगा। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, तो हमेशा याद रखना झारखंड से हो जाएगा, ठीक है, झारखंड से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था, तो याद रखना 2000 ईस्वी में, ठीक है। 2000 ईस्वी में पहले झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। और पूछा जाए कि भूमिज विद्रोह का संबंध वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिएगा झारखंड में। भूमिज विद्रोह का संबंध कहाँ है वर्तमान में, तो याद रखना झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बाबू एग्जाम में झारखंड में जो विद्रोह हुआ है उनका थोड़ा देख लीजिएगा एक नज़र में, ठीक है। देखिएगा यानी कि चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था, याद रखना है। चेरो विद्रोह यानी कि कहाँ हुआ था, तो याद रखना झारखंड में ही हुआ था, ठीक है। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखना झारखंड में ही ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। कब हुआ था, प्रथम चरण वाला युद्ध तो 1770 से 71 में हुआ था, और द्वितीय चरण वाला यानी कि 1800 से 1819 में हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह कहाँ है, याद रखना है, कहाँ हुआ था, याद रखना कहाँ हुआ था, देखिए वो झारखंड में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, याद रखना झारखंड में हुआ था। कब हुआ था, अगर बात किया जाए कब हुआ था, तो याद रखना 1831 से 32 तक, ठीक है। 1831 से 32 तक में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1831 से 32 तक में हुआ था। और पूछा जाए संथाल विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। संथाल विद्रोह एग्जाम में बनता है, ठीक है। संथाल विद्रोह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। संथाल विद्रोह कहाँ का विद्रोह है, तो याद रखना झारखंड का विद्रोह है बाबू, याद रखिएगा। इसका शुरुआत कब से कब तक क्या माना जाता है, तो याद रखना 1855 से 56 तक बाबू, ठीक है। 1855 से 56 तक माना जाता है, ठीक है। और पूछा जाए एक और इंपॉर्टेंट विद्रोह है बाबू, मुंडा विद्रोह, याद रखिएगा मुंडा विद्रोह। इसका शुरुआत कब से कब तक किया गया था, तो याद रखना मुंडा विद्रोह का शुरुआत बाबू यानी कि 1899 से 900 ईस्वी तक, ठीक है। 1899 से 1900 ईस्वी तक बाबू, सॉरी 1900 ईस्वी तक किया गया था, ठीक है। ऐसे विद्रोह याद रखिएगा, ऐसे विद्रोह कहाँ है, तो याद रखना झारखंड का था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बताइएगा किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को जवाब देना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, सॉरी थोड़ा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, बताइएगा जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, कब प्रकाशित की गई थी, तो सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले ये बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो हमेशा रखना 13 अप्रैल 1919 को, ठीक याद रखना है। जो भी डेट बताते हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ था, तो याद रखना हंटर कमेटी का बाबू, ठीक है, हंटर कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। इसकी जांच के लिए यानी इस जलियांवाला बाग घटना को जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ था, याद रखना हंटर कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा हंटर कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इस कमेटी का गठन कब किया गया था, एग्जाम में पूछा जा रहा है कि पूछा जाएगा कि हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था, तो हमेशा रखना 28 मई 1920 को, ठीक है, 28 मई 1920 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, याद रखना है। 28 मई 1920 को क्या किया गया था, इसका ना कि क्या हुआ था, इसका रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा हंटर कमेटी का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1920 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 28 मई 1920 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न करा बाबू भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं, बताइएगा भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को जवाब देना, ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह का पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखना है
अमर सिंह का ना अमर सिंह का आप लोग कमेंट में बताइएगा पहले, ठीक है। अमर सिंह का कमेंट में बताइएगा। और पूछा जाए मोहम्मद इकबाल की पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखें तराने हिंद बाबू, ठीक है। तराने हिंद याद रखिएगा, ऐसा पुस्तक का नाम है तराने हिंद है बाबू, ठीक है। याद रखें तराने हिंद हो जाएगा। लेकिन किसका है तो याद रखना मोहम्मद इकबाल का, ठीक है। याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल का हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले, वीर सावरकर का पुस्तक का नाम क्या है पहले बताइएगा। वीर सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है तो याद रखना वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बोलते हैं सुनिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम स्थल कहाँ कहलाता है, बताइएगा। अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम स्थल कहलाता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तुम सभी लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो एग्जाम में ये सब प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कर्ण प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कर्ण प्रयाग हो जाएगा, कर्ण प्रयाग देख लीजिएगा, कर्ण प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, तो बताइएगा किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी हो जाएगा। जो भी काली मिट्टी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन काली मिट्टी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिए काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से होता है, तो याद रखना हमेशा बेसाल्ट चट्टानों से होता है, ठीक है। याद रखिएगा बेसाल्ट चट्टानों से होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो याद रखना बेसाल्ट चट्टानों से होता है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसका अन्य नाम क्या है, रेगूर मिट्टी भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा रेगूर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है बाबू, ठीक है। याद रखना कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है बाबू, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिए काली कपासी मिट्टी किससे कहा जाता है, तो याद रखना है काली मिट्टी को बाबू, ठीक है। काली कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है काली मिट्टी को कहा जाता है बाबू, ठीक है। काली मिट्टी में याद रखिएगा बाबू, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कि काली कपासी मिट्टी में बाबू याद रखना हमेशा नहीं कपास की ज्यादा खेती होता है, ठीक है। कपास यहाँ ज्यादा उगता है, ठीक है। याद रखिएगा कि उपजाऊ कौन सा है, तो याद रखना कपास का ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर बाबू, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर कपास ज्यादा होता है, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक क्षेत्र में बाबू, ठीक है। कर्नाटक क्षेत्र में काली मिट्टी की विस्तार है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, बताइएगा। दक्षिण अंडमान और एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, कौन जोड़ती है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बहु एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, कौन जोड़ती है, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डंकन पास हो जाएगा, ठीक है। डंकन पास हो जाएगा, डंकन पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को कौन जोड़ती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को कौन जोड़ती है, तो याद रखना बाबू पाक स्ट्रेट हो जाएगा। पाक स्ट्रेट और तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है बाबू, ठीक है। यानी कि पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा जो बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करा बाबू कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं, तो बताइएगा नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तुम जवाब दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री का बाबू, ठीक है। हिमाद्री हिमालय का भाग हो जाएगा, ठीक है। हिमाद्री हिमालय का भाग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा हिमाद्री हिमालय को बाबू बृहद हिमालय भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा सब। बृहद हिमालय अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाए तो याद रखिएगा, घबराइएगा मत, लगा दीजिएगा, ठीक है। बृहद हिमालय भी लिख दिया रहेगा तो बृहद हिमालय ही लगा दीजिए, ठीक है। पूछा जाए यानी कि हिमाद्री को कौन सा हिमालय बोला जाता है, यानी कि बृहद हिमालय भी बोला जाता है, याद रखिएगा। हिमालय की श्रेणी में इसका ऊंचाई कितना है, तो याद रखना बाबू 6000 मीटर बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसका ऊंचाई कितना है, तो याद रखना 6000 मीटर हो जाएगा इसका ऊंचाई बाबू, ठीक है। याद रखना इसका ऊंचाई कितना है, तो याद रखना 6000 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। याद रखें। चलिए ये किसका किसका भाग है, तो याद रखना कंचनजंगा के भाग है, नंगा पर्वत के भाग है, नंदा देवी के आदि के, इसी के हिमालय के भाग है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि अंतिम प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो बताइएगा म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो
सभी जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बाबू, ठीक, याद रखिएगा 4 हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो हमेशा रखना 4 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। याद रखिएगा 4 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा बताइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन हो जाएगा। पहला सीमा बाबू, पहला सीमा किसके साथ लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। दूसरा सीमा किसके साथ लगता है, तो हमेशा याद रखना दूसरा मिजोरम के साथ लगता है, मिजोरम के साथ रखता है। और तीसरा पूछा जाए तो तीसरा कौन है, तो याद रखना तीसरा राज्य नागालैंड हो जाएगा। और चौथा कौन हो जाएगा बाबू, याद रखना चौथा हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में थोड़ा एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्लास तो खत्म हो गया लेकिन एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ कितने, भारत के कितने राज्य सीमा लगता है बाबू, कितने राज्यों से सीमा लगाता है बांग्लादेश, भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत में कितने राज्यों के साथ, बांग्लादेश कितने भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास तो ईद हो गया, बताइएगा कैसा क्लास लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले प्रैक्टिस सेट में जरूर मिलेगा, ठीक है। और चैनल को वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।